नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थी, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने संस्कृत आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा था और ये जाना था कि कैसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों को भी हल किया था। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी के विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण को पढ़ेंगे। हिंदी के विद्वानों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण का आशय ये है कि जैसे रीतिकाल के कवि और आधुनिक, ठीक है, काल के कवि जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, ठीक है, ऐसे लोग जो काव्य लक्षण देते हैं, जयशंकर प्रसाद जो काव्य लक्षण देते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे विद्वानों के काव्य लक्षण को पढ़ेंगे और देखेंगे कि परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि मनुष्य मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ठीक है, यूपी हायर एजुकेशन 2021 में पूछा। जीडीसी में एक बार प्रश्न बना, ये आचार्य प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। जीडीसी में एक बार प्रश्न बना कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न हम देखते हैं कि हायर में, टीजीटी पीजीटी में, अब जैसे पीजीटी 13 में पूछा ज्ञान रास के संचित कोश का नाम कविता साहित्य है, ठीक है, अंतःकरण के वित्तों के चित्र का नाम कविता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब जैसे आप तो कई बार सुने होंगे कि जदप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित भूषण न विराजई कविता बनता में, ठीक है। अब ये पूछा कि किसका काव्य लक्षण किसने दिया, किस आचार्य ने दिया, तो रीतिकाल के आचार्य जी केशवदास ने दिया। तो इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आपको ट्रिक के माध्यम से कि कुछ शब्द को ध्यान रखा जाए, उससे प्रश्न सही किया जाए, ठीक है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि चीजें हमारी तैयार हों, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं हिंदी के विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, ठीक है। हिंदी के विद्वान जो काव्य लक्षण देते हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे केशवदास प्रिय विद्यार्थियों क्या कहते हैं, केशवदास कहते हैं कि जदप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। ये पंक्ति ना परीक्षाओं में इतनी बार बनी है कि जिसे मतलब आप बता ही नहीं सकते कितनी बार संख्याओं में, ठीक है। मतलब कोई भी परीक्षा हो, ठीक है, वहां पे अगर हमसे काव्य लक्षण से पूछ लिया केशव की ये पंक्ति, ठीक है, बार बार पूछ ली जाती, क्योंकि शुक्ल ने इसको अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में उद्धृत किया है। और काव्य लक्षण की जो परिभाषा है केशवदास ने क्या बताया, तो जदप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित भूषण बिन्ना विराजई कविता बनिता मित। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। केशवदास की पंक्ति तो सबको तैयार रहती है, अब श्रीपति को कैसे सही करे, चिंतामणि की पंक्ति को कैसे सही करे, कुलपति मिश्र को, ठीक है, कैसे सही किया जाए हम लोग परीक्षा में। तो ये सारी चीजें हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और विश्वास करिए आप इस वीडियो लेक्चर के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको जरूर जरूर फायदा मिलेगा। आप विद्वान भले ना बन पाए, लेकिन आपके प्रश्न परीक्षा में जरूर सही होंगे। अब देखिए कह रहे हैं क्या, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन कविता बनिता छब नहीं, ठीक है, रस बिन तदप प्रवीण, ठीक है। आपको कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। मान लीजिए एक बनीता मतलब विनीता नाम की लड़की है, ठीक है, वो अपने पति में, जिसके पति का नाम क्या है, प्रवीण है, वो लीन रहती है, ठीक है। तो आपको ऐसे जोड़ना होगा। जब आपको एग्जाम में ये प्रश्न दिखे ना, तो बस आपको वो बनीता, प्रवीण उसका पति है, उसमें लीन है, ठीक है, आपको सोचना होगा। तो प्रवीण उसका पति है, लीन किसमें होगी, विनीता, ठीक है, पति में लीन होगी, ठीक है। अब यहाँ बनीता शब्द है, आपको ध्यान देना होगा प्रिय विद्यार्थियों। क्या बनीता, बनीता क्या है, लीन है किसमें, अपने पति प्रवीण में, ठीक है। तो श्रीपति की पंक्ति है, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा प्रिय विद्यार्थियों। बस आप शब्द को ध्यान दीजिए, क्या बनीता प्रवीण लीन किसमें, श्रीपति, ठीक है। अब मान लीजिए बनीता लीन है किसमें, प्रवीण कौन है, प्रवीण उसका पति है, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। किसी भी तरीके से एन किन प्रकारेण आपको पंक्तियां तैयार होनी चाहिए, ठीक है। एक प्रश्न आपके जीवन को बदल सकता है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, प्रश्न सही करिए, ठीक है। अब देखिए चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि की पंक्ति है, दो काव्य लक्षण को बताए हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं, शगुन अलंकारान सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं इसको याद करने के लिए, बस मुझे दिख जाता है कहीं अगर शगुन अलंकारान सहित, ठीक है, शगुन अलंकारान सहित शब्द दिख जाए, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अनुस्वार पे ध्यान रखना कि चिंतामणि में भी अनुस्वार आएगा, और क्या त शब्द पे ध्यान रखना कि चिंतामणि में भी सहित, ठीक है, चिंता, ठीक है, सगुन अलंकारान सहित, हमसे पूछे सगुन अलंकारान सहित चिंतामणि, ठीक है, आप 3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। सगुन अलंकारान सहित चिंतामणि, सगुन अलंकारान सहित चिंतामणि, सगुन अलंकारान सहित चिंतामणि, ठीक है। अब ये शब्द ध्यान रख लीजिए, और क्या,
विबुध कहत सब कोई, क्योंकि जब हम लोग सूरत मिस्र को पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा क्या, काव्य कहत कब सोई, रीत अलौकिक होई। तो ऐसे भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये शब्द ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें है प्रिय विद्यार्थियों कि सगुन अलंकरान सहित, ठीक है। सगुन अलंकरान सहित चिंतामणि त्रिपाठी की पंक्ति है। हाँ, वही चिंतामणि त्रिपाठी, ठीक है, जिसे आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से मानी जाती है, और ये कथन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का तैयार हो गया कि सगुन अलंकारान सहित चिंतामणि, सगुन अलंकारान सहित चिंतामणि। अब पूरी पंक्ति पूछ ले कि सगुन अलंकारान सहित दोष रहित जो हुई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई, ठीक है। अब देखिए चिंतामणि की पंक्ति है। अब देखिए कह रहे हैं बत कहाऊ रस में जुए कवित, कवित कहाए सोई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप बहुत बतकही वाले आदमी है, बत कहाऊ, ठीक है। आप ठीक बस ध्यान रखिए, आपको अपनी बुक में बस बतकहाऊ को क्या करना है, हाईलाइट करना है। क्या बतकहाऊ, अब जैसे तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रयागराज में आके रह रहे हैं, 5,000 6,000 7,000 8,000 महीने आप खर्च कर रहे हैं, ठीक, दिन भर बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी से बात करिए आप, हाँ समझ रहे हैं आप, किसी से बात करिए तो क्या होगा, एक समय आएगा जब रात को सोने जाएंगे तो चिंता होगी। बत कहाऊ रस में जुए कवित कहावे सोई, ठीक है। बत कहाऊ चिंतामणि, ध्यान रखिए, बत कहाऊ चिंतामणि, बत कहाऊ चिंतामणि, बत कही करेंगे तो चिंता होगी। बस आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, विद्वान मत बनिए, बस ध्यान रखिए बत कहाऊ रस में जुए कवित कहावे सोई किसने कहा, चिंतामणि ने। बस ये प्रश्न आपका सही हो गया ना, क्योंकि 4 विकल्प आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि हमें 4 विकल्पों में से एक विकल्प को सही करना है, ठीक है। तो बत कहाऊ रस में जो है कवित कहावे सोई, तो हम लोगों ने देखा बतकही करेंगे सुबह से दिन रात तो हमें चिंता होगी, चिंता होगी, चिंता बड़ी, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कुलपति हैं, यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी के कुलपति से जोड़ के आप याद करेंगे, और ये जीडीसी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ये दोष रहित वाला। अब देखिए जोड़ के अभी हम लोग कुलपति से याद करेंगे, यूनिवर्सिटी के कुलपति से, ना कि रीति काल के, ठीक है। रीति काल के तो है, लेकिन हमें ध्यान देना है प्रिय विद्यार्थियों कि हमें यूनिवर्सिटी के कुलपति से ध्यान रखकर याद करना है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दोष रहित अरुगुण सहित कछुप अल्प अलंकार, ठीक है, शब्द अर्थ और शब्द अर्थ सो कवित है ताकू करो विचार, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में कुलपति जी आए, कहें कछुप अल्प अलंकार, ठीक है, थोड़ा कम अल्प अलंकार है, थोड़ा इस पे विचार करो, ताकू करो विचार। देखिए जैसे क्या होता है जब व्यक्ति शासन में होता है, ठीक है, अब कुलपति पूरे यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, कहीं कुछ दिक्कत दिखा तो कहेंगे ना ताकू करो विचार, इस पे विचार करिए, ठीक है। तो वही वही आपको याद करिए, ये तो कुलपति का कॉन्सेप्ट है कि कछुप अल्प अलंकार ताकू करो विचार, आप इसको भूल जाइए, ठीक है, आप इसको भूल जाइए। बस आप ध्यान रखिए कछुप अल्प अलंकार ताकू करो विचार, ये तो कुलपति का काम है, ठीक है। अब देखिए दोष रहित अरुगुण सहित कछुप अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कविता है ताकू करो विचार, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा प्रिय विद्यार्थियों कि जब हमसे पूछेगा कछुप अल्प अलंकार ताकू करो विचार, ये तो कुलपति जी आदेश दे रहे हैं कि कछुप अल्प अलंकार, अलंकार कुछ अल्प है, इस पे विचार करो, ठीक है। आपका प्रश्न सही हो गया। अब देखिए दूसरी पंक्ति भी आपका कुलपति से जोड़ के पढ़िए, यूनिवर्सिटी कुलपति, मान लीजिए यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति महोदया माननीय राज्यपाल जी आए हैं, ठीक है, या आई हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आई कुलाधिपति, राज्यपाल आ गए, अब क्या हुआ, कह रहे हैं जगते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित, ठीक है, यह लक्षण मैनो कियो समझियो ग्रंथ बहुचित, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यह लक्षण मैंने की, ये शब्द पकड़िए, ठीक है। अब जैसे कुलपति जी बता रहे हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय यह लक्षण, यह कार्य मैंने किया, मैंने ये स्थापित करवाया, मैंने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का ये किया, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जो है उसमें एमबीए भी चलवा दिया, मैंने जो है बीटेक भी करवाने लगे, ठीक है, और भी बहुत से कोर्स जो है ऐड करवा दिए, ठीक है। तो मतलब बड़ा यह लक्षण मैंने की हो, कुलपति कह रहे हैं यह लक्षण मैंने की हो, आप बस इतना पकड़िए कि आप उस शब्द पकड़ के अपना प्रश्न सही करना है, ठीक है। रटते थक जाएंगे, एक हफ्ता याद रहेगा, दूसरे हफ्ते भूल जाएंगे, लेकिन ये अभ्यास अगर बार बार आप कर लेते हैं, यह लक्षण मैंने की हो, कुलपति कह रहे हैं यह लक्षण मैंने की हो, ठीक है। अब देखिए सूरत मिश्र, आपको सूरत ही सोचना क्या है, सूरत से सोचना है, ठीक है, सूरत से सोचना है। अब देखिए सूरत से सोचना है, कह रहे हैं वर्णन मनोरंजन जहां रीति अलौकिक हुई, निपुण कर्म कवि
जो जुहती काव्य कहत सब कोई। ठीक है, आपको ध्यान क्या करना है, ठीक है, आपको ध्यान प्रिय विद्यार्थी ये करना है, वर्णन मनोरंजन जहाँ। ठीक है, अब देखिए मनोरंजन आप कैसे करते हैं, आप वर्णन मनोरंजन समझिए, मनोरंजन समझिए मनोरंजन, और वर्णन का समझिए बंदर। ठीक है, जब बंदर का आप क्या देखते हैं, सूरत देखते हैं। ठीक है, सूरत देखते हैं कि वो ऐसे दांत निकालता है, तो क्या मनोरंजन होता है आपका। ठीक है, तो वर्णन मनोरंजन क्या देख के, सूरत देख के। आपका एक प्रश्न सही हो गया। क्या, बहुत आसान। आपसे पूछे वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक जो हुई, रीति अलौकिक हुई, निपुण कर्म कवि जो जुहति ही काव्य कहत सब कोई। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान देना होगा कि वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक हुई, निपुण कर्म कवि जो जुहति ही काव्य का सब कोई, किसकी पंक्ति है, तो सूरत मिश्र की है। किसकी है, सूरत मिश्र की है। ठीक है, सूरत मिश्र की है। आपको ध्यान रखना ये होगा प्रिय विद्यार्थियों कि वर्णन मनोरंजन। ठीक है, वर्णन मनोरंजन मतलब मनोरंजन कैसे करते हैं, बंदर को देख के, सूरत से करते हैं, बस तैयार हो गया सूरत मिश्र। ठीक है, अब देखिए कवि देव की पंक्ति है। ठीक है, कवि देव क्या कहते हैं भाई साहब, कवि देव कहते हैं शब्द जीवति ही अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर। ठीक है, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। अब ध्यान दीजिए, रसमय सुजस शरीर, आप सोचिए देव है, ईश्वर है। ठीक है, उनका शरीर कैसा है, रसमय सुजस शरीर है। और क्या, चलत चलत वह जुग छंद गति। ठीक है, वो चलते क्या, जुग छंद गति। ठीक है, आप यहां से पकड़िए क्या, कि अगर हमसे पूछे, हाँ, रसमय सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। ठीक है, अब देखिए जो देवता होते हैं वो गंभीर होते हैं नहीं। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है, रसमय सुजस शरीर, अलंकार गंभीर। ठीक है, रसमय सुजस शरीर मतलब रसमय रूपी शरीर किसका है, और फिर अलंकार गंभीर का वर्णन क्या है, तो देव है। ठीक है, अगर हमें शब्द दिखे रसमय सुजस शरीर और अलंकार गंभीर, तो हम कहेंगे देव। ठीक है, गंभीरता किसमें, ईश्वर में। ठीक है, रसमय सुजस शरीर किसमें, देव में। बस आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत तार्किक मत होइए, बस ध्यान रखिए, क्योंकि आपसे वहां तार्किक रूप से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सीधे प्रश्न पूछेगा, शब्द जीवति ही अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। आपने कहा कि मैंने तो साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर पढ़ा था कि रसमय सुजस शरीर और अलंकार गंभीर, रसमय सुजस शरीर किसका, देव का है। ठीक है, अलंकार गंभीर किसमें है, तो देव का है। ठीक है, बस आपका सही हो गया। अब देखिए अगली पंक्ति कह रहे हैं सगुन, अब देखिए सोमनाथ की पंक्ति है। अब पहले हम लोग पढ़ा था कि सगुन अलंकारान सहित तो चिंतामणि। अब देखिए सगुन पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध, भूषभ जुत कवि कर्म जो, सो कवित कही शुद्ध। अब ध्यान दीजिए, सगुन पदार्थ दोष बिनु। ठीक है, अब देखिए हमको ये पदार्थ शब्द से मैंने याद कर लिया कि पदार्थ सोमनाथ। ठीक है, पदार्थ सोमनाथ, देखिए उनमें भी था आ रहा है, और क्या है, सोमनाथ में भी था आ रहा है। अब देखिए ऐसे शब्दों को पकड़िए, बस पकड़िए, प्रश्न सही करिए और जल्दी से जो सफलता लीजिए और जाइए, फिर उसके बाद विद्वान बनते रहिए। अब देखिए सगुन पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध, अविविरुद्ध, भूषभ जुत कवि कर्म जो, सो कवित कहीं शुद्ध। ठीक है, अब देखिए पदार्थ शब्द हमने ध्यान रखा, सगुन पदार्थ, तो स से हमने सोमनाथ ध्यान रख लिया, सोमनाथ। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सगुन अलंकारान से पूछेगा चिंतामणि, स से सोमनाथ ध्यान रख लीजिए, और फिर पदार्थ से था मन नाथ वाला याद रख लीजिए, सोमनाथ। ठीक है, सगुन पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध, भूषभ जुत कवि कर्म जो, सो कवित कहीं शुद्ध, कहीं शुद्ध। ठीक है, अब देखिए भिखारी दास की पंक्ति क्या है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, कह रहे हैं रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। ठीक है, गुण स्वरूप और रंग दूषण करें करूपता। ठीक है, करूपता। ठीक है, क्या होता है, जब हम देखिए कनेक्ट करिए, जब हम क्या होता है भिखारी। ठीक है, भिखारी से कनेक्ट करिए, रूपता तो को देखते हैं। ठीक है, करूपता को देखते हैं, तो क्या होता है, तो बस ऐसे कनेक्ट करिए, करूपता भिखारी, करूपता भिखारी। ठीक है, आपको पकड़ना होगा प्रिय विद्यार्थियों कि रस कविता को अंग है, भूषण है भूषण सकल। ठीक है,
गुण स्वरूप और रंग दूषण करे करूपता। करूपता शब्द सोचिए भिखारी से, करूपता शब्द को जोड़िए भिखारी से, करूपता शब्द को जोड़िए भिखारी से। ठीक है, तैयार हो गया कि हाँ सर करूपता शब्द भिखारी से। अब रिवीजन करते हैं, ट्रिक का रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने देखा जदप सुजा सुलक्षणी, ये तो इतनी फेमस पंक्ति केशव की। जब हम लोगों ने देखा बनीता माने विनीता नाम की लड़की है, प्रवीण में लीन रहती है जो उसका पति है। ठीक है, हम लोगों ने देखा अलंकार सगुन अलंकारान सहित, ठीक है, सहित चिंतामणि हम लोगों ने ध्यान रखा। और हम लोगों ने देखा बत कहा दिन भर बतियाएंगे तो चिंतामणि। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि कुलपति आए, कुलपति विभाग में और कहें कछुप अलंकार ताको करो विचार कुलपति मिश्र। ठीक है, अगर हमसे पूछे यह लक्षण मैंने की, कुलपति कह रहे हैं कि देखिए ठीक है राज्यपाल महोदय मैंने ये लक्षण किए, मैंने ये काम किया। ठीक है, फिर हमने देखा वर्णन मनोरंजन जहाँ रीत लौकिक कोई, मतलब क्या है, कह रहा है कि वर्णन मन, बंदर का मनोरंजन कैसे करते हैं, उसका सूरत देखकर हम करते हैं। ठीक है, सूरत देखकर करते हैं। फिर हम लोग देखा रसमय सुजय शरीर अलंकार गंभीर तो देव में है। ठीक है, हम लोगों ने देखा प्रिय विद्यार्थी सगुन पदारथ स से सोम, सोम हो गया, पदारथ में था पकड़ के हम लोगों ने नाथ को याद किया। फिर हम लोगों ने देखा विद्यार्थियों करूपता शब्द भिखारी से जोड़ा, हम लोगों ने करूपता शब्द भिखारी से जोड़ा। अब देखिए जो आधुनिक काल के विद्वान है वो क्या मत देते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। अभी जब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरफ रुख करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जब हम रामचंद्र शुक्ल की तरफ रुख करेंगे, हम जब प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो ये जानिए कि भर भर के प्रश्न वहां से हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए किसी पुस्तक को हम साहित्य काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। फिर विद्यार्थियों मान लीजिए ये पुस्तक है, बहुत सुंदर लग रही है, ठीक है, एकदम श्याम सलोना सुंदर लग रही है, लेकिन कह रहे हैं कौन, श्याम सुंदर दास कह रहे हैं कि इसे, ठीक है, साहित्य काव्य की उपाधि हम तभी देंगे, ठीक है, जब इसमें जो कुछ लिखा गया हो कला के उद्देश्यों की पूर्ति हो। बहुत आसान। ठीक है, देखिए कोई पुस्तक सुंदर कब होगी भाई साहब, पुस्तक आप पढ़ रहे हैं प्रश्न फंस ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो पुस्तक सुंदर कहाँ हुई। तो आपको ध्यान रखना है, बस यहाँ ध्यान रखना है कि काव्य शास्त्री टर्म है, हमें ध्यान रखना होगा किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया हो कला के उद्देश्यों की पूर्ति करे। चलिए हमारा प्रश्न सही हुआ कि अगर सुंदरदास हमें पुस्तक और सुंदर, ठीक है, साहित्य, देखिए यहाँ पकड़िए पुस्तक और श्याम सुंदर, ठीक है, सुंदर पुस्तक सब सुंदर होता है, लेकिन अब आपको टर्म पकड़ना है, एक एक पकड़ना है शब्द और अपने प्रश्न को सही करना है। देखिए क्या कह रहे हैं, किसी पुस्तक को हम साहित्य काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया हो वो कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। बाबू श्याम सुंदर दास की परिभाषा है, बाबू श्याम सुंदर दास अभी नहीं रुकते हैं, लगभग 3 परिभाषाओं काव्य काव्य के लक्षण के संबंधित, और एक परिभाषा तो ऐसा है ना उनका कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए, देखिए अगला, मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव रास के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। शब्द ध्यान रखिए, कहीं जल्दी में रहे और आपको दिख गया ज्ञान रास के संचित कोष का नाम साहित्य है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, संचित शब्द दिखे, रास शब्द दिख जाए, बस आप बौखला गए हो, ये तो बहुत आसान है, पीजीटी में आया था। ठीक है, आप वहीं क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, तुरंत परीक्षा में गलत कर दिए। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव रास के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए, मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए, ठीक है, मानव मस्तिष्क का पोषण करवाना है और भाव राशि का जो संचित भंडार होता है उसी को हम साहित्य कहते हैं। अगर आपको मानव मस्तिष्क को विकसित करना हो तो उसमें भाव राशि का जो संचित भंडार होता है उसी को साहित्य कहते हैं। ये कौन कहता है, ठीक है, ये कहते हैं श्याम सुंदर दास। अब देखिए ये कह रहा है कि, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, हम लोगों ने देखा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहे हैं समष्टि रूप में साहित्य मानवता का दर्पण है। प्रिय विद्यार्थियों हमें बता रहा है कि समष्टि रूप में, ठीक है, समष्टि रूप में साहित्य क्या है, मानवता का दर्पण है। ठीक है, समस्त रूप में साहित्य क्या है, तो साहित्य मानवता का दर्पण है। प्रिय विद्यार्थियों समस्त रूप में साहित्य क्या है, तो साहित्य मानवता का दर्पण है। ठीक है, साहित्य क्या है, मानवता का दर्पण है। अब देखिए हम लोगों ने 3 परिभाषा पढ़ा। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे पुस्तक सुंदर, ठीक है, पुस्तक श्याम सुंदर, अब देखिए क्या किसी पुस्तक को हम साहित्य काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब कुछ उसमें लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, तो बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, स्पष्ट है।
फिर हमसे पूछे मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव राशि के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं, यह कथन किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों हम बताएंगे बाबू श्याम सुंदर दास का है। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रिय विद्यार्थियों बाबू श्याम सुंदर दास की परिभाषा कि समस्त रूप से साहित्य मानवता का दर्पण है। यह परिभाषा किसने दिया, यह काव्य लक्षण किसने बताया? तो हम तुरंत एग्जामिनर को बताएंगे ये तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने बताया। अब देखिए हम पंडित रामदहीन मिश्र जी के दो काव्य लक्षणों को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राम दहीन मिश्र को जब हम पढ़ते हैं और जब हम प्रेमचंद के काव्य लक्षण को पढ़ते हैं, ठीक है जी, जिस साहित्य में हमारी रुचि ना जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हमें गति और शांति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं। ठीक है, अब ये परिभाषा देखिए ये प्रेमचंद ने दिया। फिर यहाँ देखिए कह रहे हैं जिस साहित्य में, अब देखिए इनकी परिभाषा, जिस साहित्य में मानव मस्तिष्क को समृद्ध करने की शक्ति नहीं, या जिस साहित्य में वह अचूक मंत्र नहीं जो फूंक मारते ही पस्त पड़ी हुई जाति को ठोकर खाए हुए सर्प के समान क्षुब्ध कर देता है। ठीक है, अब यहाँ आपको फूंक मारना और तुरंत, ठीक है, क्या पस्त पड़ी जनता, फूंक मारते ही, तो फूंक कौन मार रहा है? रामदहीन मिश्र जी मार रहे हैं। बस फूंक मारते, आप याद रखिए, फूंक मारते ही पस्त पड़ी हुई जाति को ठोकर खाए हुए सर्प के समान क्षुब्ध कर देता है। या जिस साहित्य में उदास विशद तथा भव्य भावों का अभाव हो, या जिस साहित्य में चारित्रिक सत्य का अन्वेषण विश्लेषण नहीं, या जिस साहित्य में ऐसे भाव नहीं जिनसे जिनसे वह एक देश, एक जाति और एक काल का होने पर भी सार्वदेशिक, सर्व जाति का सार्वकालिक हो, या जिस साहित्य में जीवन डाल देने की शक्ति नहीं, अथवा जो साहित्य नूतन विचारों या नूतन तथ्यों से शून्य हो, वह साहित्य नहीं है। मतलब अब देखिए बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब जिस साहित्य में मानव मस्तिष्क को समृद्ध करने की शक्ति हो तभी वो साहित्य है। मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं जिस साहित्य में अचूक मंत्र हो कि वो क्या करे, फूक मारते ही पस पड़ी हुई जनता को उठा दे। ठीक है, फिर वो ये कह रहे हैं मतलब अगर ये होगा तब मैं साहित्य कहूंगा और नहीं होगा तो साहित्य नहीं है। ये कौन परिभाषा बता रहे? रामदहीन मिश्र बता रहे हैं। अब देखिए रामदहीन मिश्र की परिभाषा और कह रहे हैं साहित्य की कोट में वही वांग्मय आ सकता है जो किसी न किसी अंश में उपर्युक्त प्रयोजनों की सिद्धि में सहायक हो। देखिए अब यहाँ पंडित रामदहीन मिश्र क्या कह रहे हैं कि साहित्य की कोट में वही वांग्मय आ सकता है जो क्या किसी न किसी अंश में उपर्युक्त प्रयोजनों की सिद्धि में हो। साहित्य यदि आनंद दान करके दिल की भूख मिटाता है तो मानव मस्तिष्क को उर्वर बनाकर ज्ञान की वृद्धि करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इन्हीं बातों से साहित्य संज्ञा को प्राप्त है। ठीक है, यह साहित्य संज्ञा को प्राप्त होता है। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट की परिभाषा। ठीक है, अब यहाँ से जो परिभाषा आएंगी ना बहुत महत्वपूर्ण, बस आप एक गलती सुधार लीजिएगा। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ना कि किसका है? महावीर का है। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा कि ये कथन जो है हजारी का है। किसका है? हजारी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और ये परीक्षा में हायर में पूछा जा चुका है। अब देखिए ज्ञान क्या कह रहे हैं? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, ये बालकृष्ण भट्ट का निबंध भी है। ठीक है, और ये काव्य लक्षण शब्द पूछ लिया कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये किसकी रचना है? ठीक है, ये किसने काव्य लक्षण दिया? रचना पूछ ले तभी बालकृष्ण भट्ट, काव्य लक्षण पूछ ले तभी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये हायर में टीजीटी पीजीटी में कई जगह पूछा गया कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। विकास बालकृष्ण भट्ट, विकास बालकृष्ण भट्ट, आप जोड़ लीजिए विकास बालकृष्ण भट्ट, विकास बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अब देखिए अब ये जो दो परिभाषाएं हैं, ठीक है, किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। बीच में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा दी गई लेकिन वहां महावीर गलती से लिख दिए हैं, तो आप इसको सही कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ठीक है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? साहित्य है। ठीक है, ये किसने कहा? मान लीजिए ज्ञान राशि उसके संचित कोश का नाम साहित्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूछे कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ठीक है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। वृत्तियों के चित्र का नाम क्या? कविता है। ये किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब देखिए पहले हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी की सभी परिभाषाओं को पढ़ेंगे तब हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरफ रुख करेंगे कि मिले ना उसी में, नहीं पता चले गलत याद हो जाए सब। अब ध्यान दीजिए हम देखें अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न और यह प्रश्न टीजीटी पीजीटी में बन चुका है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, यह किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आपसे पूछे अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, आपसे पूछे कविता द्वारा असंभव को भी संभव बना किया जा सकता है, ये किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुल 4 परिभाषाएं हम लोगों ने देखा। ठीक है, एक परिभाषा और है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। कविता क्या करती है? प्रभावशाली रचना है जो क्या करती है? पाठक या श्रोता पर, ठीक है, आनंदमयी प्रभाव डालती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें याद कैसे करना है। हमें याद करना है शुरू से। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, परिभाषा किसने दिया? ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम कविता किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, कविता द्वारा असंभव को संभव कर दिया जाता है, ये किसने कहा? यह कविता द्वारा असंभव को संभव किया जा सकता है, किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आपसे पूछे कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता पर आनंदमयी प्रभाव डालती है, रचना किसकी है? ठीक है, ये काव्य लक्षण किसने कहा? ठीक है, किसने दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रिय विद्यार्थियों, एक काव्य लक्षण और है, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं वह कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। ठीक है, अब देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं जो मनोभाव है ना, शब्दों का रूप धारण करते हैं। ठीक है, जैसे आपके मन में जो मनोभाव हुआ वो शब्द के रूप में सामने है, चाहे वो कविता हो, चाहे वो पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो, चाहे कहानी हो, निबंध हो या तो कविता हो। ठीक है, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। ठीक है, अब हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के काव्य लक्षण को देखेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह प्रश्न यूपी हायर एजुकेशन में कई बार बन चुका है। ठीक है, रिपीट प्रश्न है, जीडीसी में 2-2 बार रिपीट हुआ कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, अब देखिए अब हमें कैसे याद करना है। कह रहे हैं मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ठीक है, तो हमें पता है कि मनुष्य की दृष्टि कैसी होती है? हजार होती है। इस मनुष्य की दृष्टि कुछ और होगी, उस मनुष्य की दृष्टि कुछ और होगी। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि मनुष्य की दृष्टि हजार। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और बना यूपी हायर एजुकेशन में। ठीक है, यूपी उच्चतर शिक्षा आयोग में बना, क्या मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ठीक है, ये प्रश्न जीडीसी में बना। ठीक है, और वो प्रश्न यूपी हायर एजुकेशन जो है चयन बोर्ड, उसमें बना। पूछे कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, 21 में ये भी बना, और ये जीडीसी में 20 में बना प्रश्न। ठीक है, पूछे कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये कथन किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह भी कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, स्पष्ट आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ठीक है, क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य लक्षणों को एक बार और रिपीट करेंगे। क्या कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी? महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यह भी कहा कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। ठीक है, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्पष्ट कहते हैं क्या? कि कविता के द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि कविता जो है कविता द्वारा असंभव को संभव किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। बहुत महत्वपूर्ण कथन। हमसे पूछे कि किस विद्वान का मत है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक और काव्य लक्षण है। क्या? वो बताते हैं कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक।
विद्यार्थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का काव्य लक्षण है या तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना इनसे। ठीक है, या तो फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। उसके बाद देखिए अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी काव्य लक्षण महत्व रखता है। अभी आप देखेंगे कि जब महावीर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखेंगे सुप्त भावों को जगाने और चमत्कार पूर्ण अनुरंजन करने की शक्ति का स्रोत है साहित्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता हो, चाहे गद्यात्मक हो चाहे पद्यात्मक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, सुप्त भावों को जगाने और चमत्कार पूर्ण अनुरंजन करने का स्रोत क्या है, साहित्य है। सुप्त भावों को जगाने, ठीक है, वहां मनोभाव शब्दों के रूप को धारण करते हैं, तो वो महावीर बताते हैं। मनोभाव जब पूछे तो महावीर। अब यहाँ देखिए सुप्त भावों को जगाने और चमत्कार पूर्ण अनुरंजन करने की शक्ति का स्रोत क्या है, ठीक है, साहित्य। मतलब साहित्य ये है कि जो आपके सुप्त भाव को जगा दे और उसके बाद आपका अनुरंजन करे, और उसकी शक्ति क्या है, ठीक है, उसकी शक्ति का स्रोत क्या है, तो उसकी शक्ति का स्रोत साहित्य है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कह रहे हैं जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और साहित्य जगत के नाना भावों की अभिव्यक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य लक्षण बताया क्या, कि जगत जो है, मान लीजिए ये जो जगत है वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। मान लीजिए ब्रह्म ने क्या बनाया, ठीक है, ब्रह्म ईश्वर ने क्या बनाया, ठीक है, तो जगत बनाया। ठीक है, अब देखिए साहित्य क्या है, तो साहित्य इस जगत के जो नाना भाव है, ठीक है, साहित्य जो है जो जगत के नाना भाव है, बहुत से भाव है, ठीक है, तो उसकी अभिव्यक्ति क्या है, वो साहित्य है। ठीक है, जगत के नाना भावों की अभिव्यक्ति क्या है, साहित्य है। प्रिय विद्यार्थी यह किसका मत है, ठीक है, कि जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और साहित्य जगत के नाना भावों की अभिव्यक्ति है, तो हम बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि हमें ये बताइए कि साहित्य किसी जाति की वाणी की वह अखंड परंपरा है जो उसके जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करते हुए जगत की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अंतर विकास करती चलती है। उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि उसके दीर्घ इतिहास में कालगत भिन्नताओं के रहते हुए भी यहाँ से वहां तक एक ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा क्या, कि साहित्य किसी जाति की वाणी की वह अखंड परंपरा है जो उसके जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुई जगत की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अंतर विकास करती चलती है। ठीक है, मतलब देखिए साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी जाति की वाणी की अखंड परंपरा बताते हैं, और उस परंपरा में क्या होता है, उस परंपरा में ये होता है कि जो उसके जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करते हुए जगत की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अंतर विकास करती चलती है। उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि उसके दीर्घ इतिहास में कालगत भिन्नताओं के रहते हुए भी यहाँ से वहां तक एक ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है। ठीक है, बहुत से नाना भाव होंगे लेकिन प्रतीति क्या होगी, यहाँ से वहां तक, ठीक है, एक ही वस्तु की प्रतीति होगी या एक ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होगी। देखिए हमें यहाँ से ये पकड़ना है, अगर हमें कहीं दिख जाए कि साहित्य किसी जात की वाणी की अखंड परंपरा है, अखंड परंपरा शब्द दिखे तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तुरंत विकल्प में खोजेंगे। अब देखिए अगला क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुनः जो है काव्य लक्षण को बताते हुए लिखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। ठीक है, जैसे आपका आत्मा मुक्त हुआ, ठीक है, आपका आत्मा मुक्त हुआ, ठीक है, तो आपको ज्ञान हुआ ना कि सब कुछ यही धरा का धरा रह गया। ठीक है, तो आपका आत्मा मुक्त हुआ तो आपको ज्ञान हुआ। ठीक है, उसी प्रकार जब आपका हृदय हृदय की मुक्त अवस्था, ठीक है, हृदय जब आपका मुक्त होता है तो उसकी जो अवस्था होती है वो रस दशा कहलाती है। ठीक है, मतलब आपको आत्मा आत्मा जब आपको मुक्त हुआ, आपका आत्मा मुक्त हुआ, ठीक है, तो आपको ज्ञान मिला। ठीक है, कि सब कुछ यही धरा रह गया, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले गए। ठीक है, लेकिन जब आपका हृदय मुक्त होता है तो आपको रस दशा, ठीक है, उसी प्रकार जब हृदय की मुक्तावस्था होती है तो रस दशा कहलाती है। और
हृदय की मुक्ति की इसी साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण कथन है। हृदय की मुक्ति की इसी साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या साहित्य की रचना क्यों होती है? हृदय की मुक्ति के लिए। ठीक है। उसके लिए जो मनुष्य की वाणी शब्द विधान करती आई है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कविता कहते हैं। ये किसका मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब देखिए, ये प्रश्न एक बार बना है कि किसने जो है भाव योग से जोड़ा है। ठीक है। अब देखिए, इस साधना को हम भाव योग कहते हैं। ठीक है। और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। ठीक है। मतलब इस साधना को, जो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी शब्द विधान करती है, इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और इसे कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। ये किसका मत है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने देखा कि सुप्त भावों को जगाने और चमत्कार पूरा अध्ययन करने की शक्ति का स्रोत साहित्य, ये किसने बताया? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया। हम लोगों ने ये भी देखा कि जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और साहित्य जगत के नाना भावों की अभिव्यक्ति है। ये किसने बताया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताया। हम लोग ने देखा, अगर हमें कहीं दिख जाए कि साहित्य किसी जाति की वाणी की वाखन परंपरा है तो ध्यान दीजिएगा, रामविलास शर्मा विकल्प में होंगे तो गलत नहीं होना चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। हम लोगों ने अभी परिभाषा देखा, हमसे अगर एग्जामिनर पूछे कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह किस विद्वान का मत है? तो प्रिय विद्यार्थी, यह भी मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अभी और काव्य लक्षण है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुनः लिखते हैं कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्पष्ट लिखते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि जो कविता होती है ना, कविता क्या करती है? मनुष्य का हृदय, ठीक है, मनुष्य के हृदय को क्या करती है? स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाती है। ठीक है। मतलब जो आप अपना कविता के माध्यम से क्या होता है, मनुष्य का जो हृदय होता है स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठता है और फिर कहा जाता है लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। ठीक है। लोक सामान्य, ठीक है, स्वार्थ से आप जब ऊपर उठते हैं तो क्या होगा? लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंच गए, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। और जहाँ क्या होता है, जब आप लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचते हैं तो क्या होता है? जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार। तब आप देखते हैं जगत की जो नाना गति उसका साक्षात्कार करते हैं और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। लेकिन जब तक आप स्वार्थ संबंध के संकुचित घेरे में होते हैं, स्वार्थ संबंध के संकुचित मंडल में होते हैं, तब तक आप इन सब चीजों का साक्षात्कार भी नहीं कर सकते और ना ही अनुभूतियों का संचार हो सकता है। हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए, बस आपको शब्द पकड़ना है, आपको पहली लाइन पकड़ लेनी है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से, ठीक है, संकुचित मंडल से ऊपर उठाने का कार्य। ठीक है। तो ऐसे सोचिए, संकुचित मंडल से ऊपर उठाने का कार्य कौन? आचार्य शुक्ल। संकुचित मंडल से ऊपर उठाने का कार्य कौन? आचार्य शुक्ल। ठीक है। अब देखिए, आचार्य शुक्ल अभी और काव्य लक्षण देते हैं। ठीक है। और इनका एक एक काव्य लक्षण आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण लेखक है और यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं सत्तो सत्रो दे द्रेग या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा प्रिय विद्यार्थियों कि आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ठीक है। हम लोगों ने ये देखा। अब देखिए, यहाँ हमें ये लिखना है, यहाँ लिख रहे हैं कि सत्रोद्रेग या हृदय की मुक्तावस्था के लिए, इस परिभाषा को हम लोगों ने शुरू में पढ़ा है। ठीक है। अगर हम उस परिभाषा को भी क्लियर करते हैं, हृदय की मुक्तावस्था शब्द हमारा क्लियर है, तो हम कहेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिभाषा है क्या? सत्रोद्रेग या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ। अब देखिए, मान लीजिए हृदय की मुक्तावस्था ना, सीधे आपसे बोलिए सत्रोद्रेग के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है, किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुनः क्या कहते हैं? कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं?
कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्पष्ट लिखते हैं कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कविता क्या है, जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। अब देखिए महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी क्या लिखते हैं, अब देखिए जिस आपसे पूछ लिया कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, ये किसका मत है। ठीक है, तो आपको तुरंत बताना होगा किसका मत है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आपसे पूछे कि जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और साहित्य जगत के नाना भाव की अभिव्यक्ति, ये किसने बताया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य लक्षण, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का और बालकृष्ण भट्ट का प्रिय विद्यार्थियों और जयशंकर प्रसाद का काव्य लक्षण परीक्षा में भर भर के पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो लेक्चर को बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। ठीक है, महात्मा गांधी काव्य के लक्षण को परिभाषित करते हुए बताते हैं, ठीक है, कि साहित्य वह है ना जिसे बहुत विद्वान लोग भी पढ़ सके और एक साधारण किसान परिवार भी पढ़ सके। ठीक है, बस शब्द का हेर फेर आचार्य शुक्ल लिखते हैं, आचार्य सॉरी महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हो किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। ठीक है, अब देखिए मुंशी प्रेमचंद जी क्या लिखते हैं, अच्छा मुंशी प्रेमचंद जी और रामदहिन मिश्र दोनों लोगों की परिभाषा लगभग समान है। ठीक है, बस हमें अंतर पकड़ना होगा। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद जी क्या बताते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी प्रिय बताते हैं जिस साहित्य में हमारी रुचि ना जगे, ठीक है, जिस साहित्य में हमारी रुचि ना जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हम में गति और शांति पैदा ना हो। ठीक है, मतलब साहित्य है अगर हमारी रुचि उसमें जग नहीं रही है, हमें आध्यात्मिक मानसिक शांति नहीं मिल रही है, हमारे अंदर गति और शांति पैदा नहीं हो रही है, हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो, ठीक है, सच्ची दृढ़ता न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप साहित्य पढ़ रहे हैं, आपकी रुचि नहीं जग रही है, आपके अंदर आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति नहीं मिल रही है, आपके अंदर शांति नहीं पैदा हो रही है, हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो रहा हो, न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, ठीक है, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। ठीक है, ये प्रेमचंद जी बताते हैं। अब देखिए साहित्य जीवन की आलोचना, ये किसने कहा, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण, ठीक है, अब हम लोग कुछ अन्य देखेंगे विद्वानों के मत। अब देखिए गुलाब राय क्या कहते हैं, ठीक है, गुलाब राय कहते हैं, अच्छा आप देखिए साहित्य जीवन की आलोचना है प्रेमचंद, लेकिन अगर आपसे पूछे प्रिय विद्यार्थियों साहित्य मूलतः जीवन की आलोचना, आपके शब्द का हेर फेर कर दे कि बोले कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। ठीक है, कविता शब्द का प्रयोग करे और कहे मूलतः जीवन की आलोचना है तो मैथ्यू आर्नल्ड है, लेकिन साहित्य जीवन, साहित्य शब्द का यूज करे और जीवन की आलोचना तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इन दोनों में जो कंफ्यूजन है ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमसे कह रहे हैं गुलाब राय के काव्य लक्षण को बताते हुए कि भारतीय दृष्टि में आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व नहीं है, विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है, ये सभी हृदय के ओज को उद्दीप्त कर काव्य के प्रेरक बन जाते हैं। ठीक है, बाबू गुलाब राय लिखते हैं कि भारतीय दृष्टि में जो आत्मा का अर्थ है वो संकुचित व्यक्तित्व नहीं है, विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है, ये सभी हृदय के ओज को उद्दीप्त कर काव्य को प्रेरक बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ध्यान रखना है हृदय के ओज को उद्दीप्त कर, ठीक है, काव्य को काव्य के प्रेरक बन जाते हैं। ठीक है, तो हृदय के ओज को उद्दीप्त कौन करता है, गुलाब करता है। ठीक है, गुलाब, ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे हृदय के ओज को उद्दीप्त कौन करता है, तो गुलाब करता है और काव्य के प्रेरक बन जाते हैं। तो आप ऐसे शब्दों को ध्यान रखिए। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी विद्वान का मत है, कुछ ऐसे शब्द पकड़िए जो आपकी परीक्षा में सही हो जाए, रटेंगे दिमाग से फिसल गया फिर प्रेशर में तो भूलेगा ही तो, लेकिन आप ऐसे जब पढ़े रहेंगे, ठीक है, तन्मयता के साथ, ठीक है, तो आपका ये प्रश्न सही होगा। अब देखिए आपको पूछे हृदय के ओज को उद्दीप्त, तो आप तुरंत दिमाग में आ गया अरे हृदय के ओज को उद्दीप्त करता है गुलाब। ठीक है, तुरंत आपने गुलाब राय की परिभाषा बता दी। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के साँचे में ढली हुई श्रेय की प्रिय रूपा
प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। ठीक है, बाबू गुलाब राय लिखते हैं कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की साँचे में ढली हुई श्रेय की प्रेय रूपा प्रभाव उत्पादक। ठीक है, अब देखिए श्रेय की प्रेय रूपा प्रभाव उत्पादक शब्द पकड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ श्रेया पकड़िए। ठीक है, और प्रेय रूपा प्रभाव उत्पादक क्या? गुलाब। ठीक है, आप ऐसे पकड़िए कि आपसे पूछे श्रेय प्रेय रूपा प्रभाव उत्पादक पूछ ले, श्रेय माने श्रेया पकड़िए, प्रेय रूपा प्रभाव उत्पादक क्या? गुलाब। ठीक है, ठीक है, ये प्रेम रूपा समझिए, ऐसे प्रेम से जोड़िए और गुलाब को समझिए। ठीक है, अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी की काव्य लक्षण को समझते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों। हमसे कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी ने आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारु तत्व, ठीक है, या मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जाती है। ठीक है, हमें कुछ नहीं लेना, हमें अगर संकल्पनात्मक अनुभूति शब्द कहीं दिखे। ठीक है, इनका एक निबंध था काव्य कला तथा अन्य निबंध। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का, उसी से पंक्तियां ली गई। अगर हमें कहीं देखिए संकल्पनात्मक अनुभूति दिखे तो तुरंत जयशंकर प्रसाद विकल्प में खोजना है। ठीक है, देखिए पहली परिभाषा हम कह रहे हैं आत्मा की मनन शक्ति की वह साधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। ये परिभाषा किसने दिया है? तो जयशंकर प्रसाद ने दिया। ठीक है, अगर हमसे पूछे काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है, जयशंकर प्रसाद का मत है। ठीक है, अगर हमसे पूछे प्रिय विद्यार्थियों कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विज्ञान से नहीं है। ठीक है, हमसे पूछे अगर प्रिय विद्यार्थियों कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं, ये किसका मत है? तो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है, ये मत किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। अब देखिए सुमित्रानंद पंत की ये परिभाषा कई बार परीक्षाओं में बन चुकी। ठीक है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अगर आपसे पूछे कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ठीक है, परिपूर्ण क्षणों की वाणी पंत। ठीक है, परिपूर्ण क्षणों की वाणी पंत, परिपूर्ण क्षणों की वाणी पंत। क्या? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, अब महादेवी वर्मा जी क्या बताती हैं? देखिए महादेवी वर्मा जी बताती हैं कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। महत्वपूर्ण, अगर आपको कवि विशेष शब्द दिखे कि कविता कवि विशेष की भावना का चित्रण है तो तुरंत आप उस विकल्प में महादेवी वर्मा खोजेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है तो आप उस प्रश्न के विकल्प में क्या खोजेंगे कि हमें महादेवी वर्मा दिख जाए बस। ठीक है, कवि विशेष की वाणी का चित्रण, ठीक है, या भावनाओं का चित्रण। महादेवी वर्मा स्पष्ट लिखती हैं विद्यार्थियों कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। क्या लिखती हैं? कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। ठीक है, और लिखते हैं कि वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। अब देखिए महादेवी वर्मा पुनः लिखती हैं कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कवि बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। ठीक है, अब बहुत अच्छा देखिए काव्य लक्षण ये पूछा जा सकता है कभी भी। महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति कौन कराता है? ठीक है, कवि कराता है। कवि का काम है कि वो बिना किसी कांटा चुभाए क्या करता है? उसकी पीड़ा को अनुभूति करा देता है। अब देखिए नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा क्या है? ठीक है, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भाव उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को पारिभाषिक शब्दावली में
रस कहते हैं। देखिए आप बस ध्यान रखिए, ठीक है। सौंदर्य संवेदन शब्द, सौंदर्य संवेदन नंद दुलारे, ठीक है। सौंदर्य संवेदन नंद दुलारे, ठीक है। अब देखिए जिसे जैसे अब अपने हम अगर मान लीजिए किसी अनुज को प्रेम करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसको सौंदर्य संवेदन नंद दुलारे, उसको खूब दुलार करेंगे, उसका सौंदर्य संवेदन करेंगे, तो ठीक है, नंद दुलारे सौंदर्य संवेदन। आप ऐसे शब्द पकड़िए और अपने प्रश्न सही करिए, बस विद्वान मत बनिए, सीधे ध्यान रखिए सौंदर्य संवेदन, ठीक है। तो हमें याद है अरे नंद दुलारे, सौंदर्य संवेदन नंद दुलारे। प्रिय विद्यार्थियों, नंदुलारी वाजपेयी लिखते हैं कि काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब देखिए नंद दुलारी वाजपेयी क्या लिखते हैं, काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, ठीक है। नंद दुलारी वाजपेयी लिखते हैं कि काव्य की प्रेरणा कैसे मिलती है, अनुभूतियों से मिलती है, यह स्वतः एक अनुभूत तथ्य है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, नंद दुलारी वाजपेयी लिखते हैं कि जो काव्य की प्रेरणा होती है अनुभूति से मिलती है और यह स्वतः एक अनुभूत तथ्य है। अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र जी क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, ठीक है। अब देखिए हमको पता है डॉक्टर नगेंद्र क्या है, रसवादी आचार्य है, ठीक है। हमें परिभाषा नहीं पता है, बस हमें दिख गया रसात्मक शब्द काव्य है, ठीक है। रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, यह किसका मत है, तो डॉक्टर नगेंद्र का। फिर विद्यार्थियों में क्या ध्यान देना होगा, रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा क्या है, आधुनिक अर्थ में कविता है। अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र काव्य आत्मा अभिव्यक्ति है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। काव्य आत्मा अभिव्यक्ति है, यह किसका मत है, तो प्रिय विद्यार्थियों काव्य आत्मा अभिव्यक्ति है, यह डॉक्टर नगेंद्र का मत है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, और ये परिभाषा कई बार परीक्षाओं में बन चुकी है कि कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, ठीक है। कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, यह किसका मत है, तो यह मत अज्ञेय जी का है कि कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। अब देखिए धूमिल धूमिल जी की क्या परिभाषा है, धूमिल जी लिखते हैं कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ठीक है। धूमिल जी लिखते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ठीक है। कविता भाषा में क्या है, आदमी होने की तमीज है। अगर आपसे पूछे कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, यह मत किसका है, तो धूमिल का है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, ये मत किसका है, तो अज्ञेय का है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा प्रिय विद्यार्थी, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज ये किसका मत है, धूमिल का है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के भी मत देख लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जो काव्य लक्षण है, एक हिंदी काव्य विद्वानों द्वारा दिया गया काव्य लक्षण और पाश्चात्य काव्य लक्षण। संस्कृत काव्य लक्षण जो भारतीय काव्य शास्त्री विद्वानों ने दिया उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो हम लोग देखिए पाश्चात्य काव्य लक्षण, अब देखिए कह रहे हैं आदर्श का प्रदर्शन ही कविता है और कविता का तत्व है कल्पना, ठीक है। और कल्पना शब्द दिखेगा सबको तो सब लोग सोचेंगे काल्पनिक का है, तो ध्यान दीजिए आदर्श का प्रदर्शन कविता किसने माना, ठीक है। आदर्श का प्रदर्शन ही कविता है, यह मत किसने दिया, तो प्रिय विद्यार्थी यह मत अरस्तु ने दिया। अरस्तु ने क्या कहा कि आदर्श का प्रदर्शन क्या है, प्रदर्शन ही कविता है, ठीक है। आदर्श का प्रदर्शन क्या है, तो आदर्श का प्रदर्शन ही कविता है। एग्जामिनर आपसे पूछे कि आदर्श का प्रदर्शन ही कविता है और कविता का तत्व है कल्पना, ठीक है, ये किसका मत है, तो अरस्तु का है। अब देखिए क्या कहते हैं ड्राइडन, क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ड्राइडन कहते हैं कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, ठीक है। अब देखिए अनुकरण हमें दिखेगा तो हम सोचेंगे लो ये तो प्लेटो का होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अगर हमसे पूछे कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, यह मत किसका है, तो ये ड्राइडन का मत है, ठीक है। आप बस ध्यान दीजिए रागात्मक और छंदोबद्ध, ठीक है, रागात्मक और छंदोबद्ध ड्राइडन, ठीक है। अगर आपसे पूछे कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, किसका मत है, तो ड्राइडन का मत है। कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से,
ठीक है, प्रकृति का अनुकरण है, क्या है, ड्राइडन का मत है। अगर हमसे पूछे प्रिय विद्यार्थी एग्जामिनर कि कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमसे पूछे कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, तो ये ड्राइडन का रागात्मक और छंदोबद्ध ड्राइडन। अब देखिए, इनकी परिभाषा तो बहुत आसान है। वर्ड्सवर्थ की परिभाषा कह रहे हैं, कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ठीक है। जैसे आपके प्रबल भाव का सहज उच्छलन कैसे होता है, वर्ड्स के रूप में होता है ना, शब्द के रूप में होता है, ठीक है। अब बहुत आसान है, कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। सहज उच्छलन जैसे आपका भावों का सहज उच्छलन किसमें होता है, शब्द में ही होता है ना। अरे वाह कितना सुंदर आदमी है, वाह क्या खाने में, मतलब कितना टेस्टी है। तो ये क्या आप वर्ड्स नहीं कहते ना, तो वैसे कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। और विद्यार्थी आप प्रबल भावों का सहज उच्छलन किसमें करते हैं, तो वर्ड्स के रूप में, माने शब्द के रूप में करते हैं, वर्ड, ठीक है, शब्द के रूप में। अब देखिए, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। अब यहाँ यही क्रम शब्द ध्यान रखिए, कॉलरिज। कविता क्या, सर्वोत्तम शब्दों का, जैसे मान लीजिए सर्वोत्तम शब्द है, ठीक है, और उनका सर्वोत्तम क्रम कविता है। मान लीजिए अभी सर्वोत्तम शब्द तो हो लेकिन सर्वोत्तम क्रम ना हो, उल्टा पुल्टा हो, तो कविता कहाँ होगा, ठीक है। तो कविता होगा ही नहीं, लोग उसे पसंद ही नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर हमसे पूछे प्रिविलेटिव कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है, यह परिभाषा किसने दिया, तो कालरिज ने दिया, ठीक है। क्रम शब्द ध्यान रखिएगा, सर्वोत्तम शब्द और सर्वोत्तम क्रम, कालरिज। अब देखिए, अच्छा जैसे मान लीजिए हम किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, हम किसी को कॉल करते हैं तो क्या करते हैं, अपने सर्वोत्तम शब्दों का यूज करते हैं और सर्वोत्तम क्रम में, कि भाई और कैसे हो, पहले शुरू करते हैं हेलो, फिर कहते हैं और कैसे हो, फिर सीधे अपनी बात मतलब धीरे धीरे क्रम के रूप में सर्वोत्तम शब्द का सर्वोत्तम क्रम में यूज करते हैं, काल लगाकर। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए पीबी शैली का क्या मतलब है, ठीक है, पीबी शैली का, पीबी शैली लिखते हैं, कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है, ठीक है। पीवी शैली लिखते हैं, ठीक है, क्या, सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा, क्या लिखते हैं, सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का, मतलब आपका सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क हो, उसके द्वारा सुखद और उस उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह क्या है, वो कविता है। मतलब दो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क होना चाहिए, और फिर आपका जो सुखद और उत्कृष्ट क्षण भी होना चाहिए। अब जब इनका संग्रह करेंगे, इनके द्वारा सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा जब सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का आप संग्रह करेंगे, तो वही कविता है। पीवी शैली है परिभाषा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके नाम में ही परिभाषा, पीवी माने दो बातें हैं, क्या, सुखद और उत्कृष्ट, फिर आपको बी से लिखना चाहिए सुखद और उत्कृष्ट, ठीक है। अब देखिए पीवी शैली और क्या लिखते हैं, हमारे सबसे मधुर गीत वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों के अभिव्यक्ति हैं। पीवी शैली क्या लिखते हैं, देखिए पहले में तो लिखते हैं सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह, फिर लिखते हैं कि हमारे सबसे मधुर गीत वही है जो हमारे विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति हैं, ठीक है, विषादपूर्ण, ठीक है, विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है, ठीक है। अगर हमसे पूछे प्रिय विद्यार्थियों कि हमारे सबसे मधुर गीत वही है जो सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों को, तो पीबी, विषादपूर्ण, पीबी, बी से विषादपूर्ण समझिए, पीबी शैली, विषादपूर्ण बी से समझिए, विषादपूर्ण विचारों की व्यक्ति है। वे विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है, तो हम बताएंगे पीबी शैली। तो विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कविता हमारे मधुर गीत, हमारे सबसे मधुर गीत वही है जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है, यह किसका मत है, तो पीवी शैली का है, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे पूछे प्रिय विद्यार्थियों कि कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है, हमसे पूछे कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है, यह किसका मत है, तो एडगर एलन पो का है। प्रिय विद्यार्थियों एडगर एलन पो क्या लिखते हैं, कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। प्रिय विद्यार्थियों एडगर एलन पो लिखते हैं कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है, ठीक है। अब देखिए शब्द ध्यान रखना होगा हमें, अगर कविता मतलब सौंदर्य का लय, कविता को सौंदर्य का लयात्मक सृजन किसने माना, तो कविता को सौंदर्य का लयात्मक सृजन प्रिय विद्यार्थियों एडगर एलन पो ने माना, ठीक है। कविता को सौंदर्य का लयात्मक सृजन किसने माना, तो एडगर एलन पो ने कविता को सौंदर्य का सृजनात्मक तत्व माना, ठीक है, लयात्मक सृजन माना। कविता को सौंदर्य का लयात्मक सृजन किसने माना, तो एडगर एलन पो। अब देखिए लयात्मक सृजन एडगर एलन पो,
हाँ, लयात्मक सृजन एडगर एलन पो ने माना कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। ठीक है, अब देखिए लेहंट क्या कहते हैं? लेहंट क्या कहते हैं? अब देखिए लेहंट कहते हैं कि कविता सत्य, सौंदर्य और शांति के तीव्र भाव की अभिव्यक्ति है जो अपने विचारों को कल्पना और भावना के द्वारा स्पष्ट करती है। ठीक है, लेहंट कहते हैं कविता सत्य, सौंदर्य और शांति के तीव्र भाव की व्यक्ति है जो अपने विचारों को क्या है कल्पना और भावना के द्वारा स्पष्ट करती हैं। अब देखिए हमें क्या हो सकता है, हमें दिक्कत ये हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, कि हमें ये लगे कल्पना शब्द दी जाए तो हम सोचे कार्दिश का मत हो, लेकिन ध्यान दीजिए अगर हमसे पूछे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, लेहंट स्पष्ट लिखते हैं कविता सौंदर्य, कविता सत्य, सौंदर्य और शांति, तीन बातें, कविता को सत्य, सौंदर्य और शांति, ट्रिपल एस, क्या सत्य, सौंदर्य और शांति के तीव्र भाव की व्यक्ति है जो अपने विचारों को कल्पना और भावना के द्वारा स्पष्ट करती है। मतलब सत्य, सौंदर्य, शांति के तीव्र भाव की अभिव्यक्ति है लेहंट कहते हैं जो अपने विचारों को क्या करती है कल्पना और भावना के द्वारा स्पष्ट करती है। अब देखिए मैथ्यू अर्नाल्ड की परिभाषा क्या, बहुत बढ़िया परिभाषा। देखिए प्रेमचंद जी की यही परिभाषा है कि साहित्य जीवन की आलोचना वो लिखते हैं, और यहाँ देखिए मैथ्यू अर्नाल्ड लिखते हैं कि कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। ठीक है, कविता जीवन की मूलतः आलोचना है। अब देखिए अगली परिभाषा हम लोगों को क्या है, आर्नाल्ड पुनः लिखते हैं क्या, मैथ्यू आर्नाल्ड की परिभाषा हम लोगों ने देखा कि कविता मूलतः जीवन की आलोचना। अब देखिए कविता जीवन की सौंदर्यमयी और आनंदपूर्ण व्याख्या है। ठीक है, कविता को सौंदर्यमयी और आनंदपूर्ण व्याख्या किसने बताया, तो प्रिय विद्यार्थियों कविता को सौंदर्यमयी और आनंदपूर्ण व्याख्या किसने बताया, आर्नाल्ड ने बताया। आर्नाल्ड लिखते हैं कि कविता जीवन की सौंदर्यमयी और आनंदपूर्ण व्याख्या है। अब देखिए रस्किन क्या कहते हैं, रस्किन कल्पना के आवेग में अभिजात मूल्यों की सर्जना को कविता कहते हैं। रस्किन कहते हैं कल्पना के आवेग में अभिजात मूल्यों की सर्जना को कविता कहते हैं। कल्पना के आवेग में अभिजात मूल्यों की सर्जना को कविता कौन कहता है, तो रस्किन कहते हैं कि कल्पना के आवेग में अभिजात मूल्यों की सर्जना को कविता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कल्पना के आवेग में अभिजात मूल्यों की सर्जना को कविता किसने कहा, तो रस्किन ने कहा। किसने कहा, तो रस्किन ने कहा। अब देखिए हमें ध्यान रखना होगा प्रिय विद्यार्थियों, अगर कल्पना के आवेग में अभिजात मूल्यों की सर्जना को कविता कहते हैं, किस विद्वान का मत है, तो ये विलियम, ये रस्किन का मत है। ठीक है, अब देखिए विलियम हैजेलिट क्या कहते हैं, हैजलिट क्या कहते हैं, कविता तो कल्पना और भावों की व्याख्या है। ठीक है, कविता क्या है, कल्पना और भावों की व्याख्या है। अगर हमसे पूछे कविता कल्पना और भावों की व्याख्या किसका मतलब है, विलियम हैजलिट है। अब देखिए सबसे अंतिम हमारी परिभाषा लॉर्ड मैकाले लिखते हैं शब्दों के काल्पनिक जाल में फंसाने वाली जादूगरनी कविता है। मैकाले लिखते हैं जो शब्दों के काल्पनिक जाल में फंसाने वाली जो जादूगरनी है वही कविता है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की परिभाषा कि शब्दों के काल्पनिक जाल में फंसाने वाली जो जादूगरनी है वही कविता है। ये किसका मत है, तो लॉर्ड मैकाले का है। तो विद्यार्थियों हमें ध्यान ये देना है, अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि आदर्श का प्रदर्शन ही कविता है और कविता का तत्व है कल्पना, तो हमें बताना होगा ये काल्पनिक की परिभाषा है। तो विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे क्या कि कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, तो हम कहेंगे ड्राइडन का मत है ये। हमसे पूछे कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, हम लोगों ने देखा प्रबल भावों का सहज उच्छलन हमेशा वर्ड के अर्थात शब्द के रूप में होता है। ठीक है, तो हम वर्ड सॉल्व बता देंगे। हमसे पूछे कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है, तो हम लोगों ने देखा कि क्रम को याद करिए और कालरिश क्लियर करिए। हम लोगों ने देखा कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा, ठीक है, सुखद और उत्कृष्ट हम लोगों ने देखा कि बार बार दो दो बार ये शब्द आ रहा है। ठीक है, सुखद और उत्कृष्ट, सुखद और उत्कृष्ट हम लोग पीवी शैली, पीवी शैली एक दो मतलब पी बी शैली, मतलब उनके नाम में भी दो बार पीवी आ रहा है। अब देखिए कह रहे हैं कि अगर हमसे पूछे हमारे सबसे मधुर गीत वही है जो हमारे सर्वाधिक विषाद पूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है, तो पीवी शैली का यही भी अंत है। अगर हमसे पूछे कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन शब्द पूछे तो सृजन एलन का है। ठीक है, सृजन एलन का है, एडगर एलन पो का है। अगर हमसे पूछे प्रिय विद्यार्थियों कविता सत्य और सौंदर्य, देखिए ट्रिपल एस की बात करें तो लेहंट का है। ठीक है, लेहंट देखिए कविता सत्य, सौंदर्य और शांति के तीव्र भाव की व्यक्ति है जो अपने विचारों को कल्पना और भावना के द्वारा स्पष्ट करती है। तो विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कविता जीवन की आलोचना है, ठीक है, अगर हमसे पूछे कविता मूलतः जीवन की आलोचना, ये मत किसका है, तो मैथ्यू आर्नाल्ड का है। तो विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे
कि कविता जीवन की सौंदर्यमयी और आनंदपूर्ण व्याख्या है, ये किसका मत है? तो ये मत जो है, मत यह भी मत जो अर्नाल्ड का है। अगर हमसे पूछे कल्पना के आवेग में अभिजात मूल्यों की सर्जना को कविता कहते हैं, अभिजात मूल्यों की कविता को सर्जना सॉरी अभिजात मूल्यों की सर्जना को कविता कहते हैं, किसका मत है? तो रस्किन का मत है। तो विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कविता तो कल्पना और भावों की व्याख्या है, तो विलियम हेजली का मत है कि कविता तो कल्पना और भावों की व्याख्या है। अगर हमसे पूछे शब्दों के काल्पनिक जाल में फंसाने वाली जादूगरनी कविता, ये किसका मत है? तो प्रिय विद्यार्थियों, यह मत किसका है? लॉर्ड मैकाले का है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आएगा। ठीक है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। आप इसे 2-3 बार देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि काव्य लक्षण आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने काव्य हित पे एक वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय गुरु जी।